Hello everyone and welcome to our channel Combine CS. In this video again we are going to discuss Maharashtra set latest question paper and we are continuing the series for artificial intelligence. So previous video को भी जरूर check कर लीजिएगा where we have discussed 91 to 93 three questions and today we are going to discuss next question that is 94. So in the following knowledge representation using first order predicate logic. So this is one of the statement given, okay, till here. So you are supposed to find the number of predicates and the variables are respectively. Now ये एक ऐसा question है, if you will see the question paper of NET examination, तो they will give you the statement. आपको कुछ statements given होंगे, and then after reading the statement you are supposed to make this form. इस representation में आपको convert करना आता है. बट ये आपको अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स और वेरिएबल्स के बारे में पूछ लिया है. तो बेसिकली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें इसके टर्म्स से रिलेटेड पहले आपको बता देती हूँ. सो इफ यू विल स्टडी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक दैट इज एफओपीएल, तो एफओपीएल से पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट आर द बुलियन लॉज. ओके, बुलियन लॉज जो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इवन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हो, तो कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कई ऐसे आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं दैट कैन नॉट बी सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ योर ट्रेडिशनल बुलियन लॉज. ओके, तो इसके लिए आप पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक वेयर द टू इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स आर देयर फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट. तो अगेन फर्स्ट ऑर्डर और प्रेडिकेट लॉजिक के अलावा भी कई सारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म होते हैं, लाइक स्ट्रिप्स है, आपका टीओपी है, पीओपी है. तो कई सारे अलग अलग तरीके के लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके रिसेंट टॉपिक्स है. बट यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में. तो यू आर सपोज टू काउंट. तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय द प्रेडिकेट एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक और क्वांटिफिकेशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस. It is the collection of formal system using mathematics, philosophy, linguistics and computer science. So basically this is a definition. So definition हमारी मतलब का नहीं है. Next, first order logic uses quantified variables over non-logical objects and allow the use of sentences that contain variables so that rather than propositions such as Socrates is a man, one can have expressions in the form there exists x such that x is a Socrates and x is a man. तो आपको यहाँ पे अब समझना है, पहले आप ये समझो व्हाट इज प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन का मतलब है एक नॉर्मल स्टेटमेंट. ठीक है, अ नॉर्मल स्टेटमेंट, आप कुछ भी बोल दो, राम इज अ बॉय, सो दैट इज अ स्टेटमेंट. सिमिलरली यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट ले लिया, सोक्रेट इज अ मैन. ओके, अब इस स्टेटमेंट को आप किसी एक्सप्रेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. वो एक्सप्रेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स and x is a Socrates and x is a man. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आपका एक स्टेटमेंट है दैट इज Socrates is a man. लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको मैं p से डिफाइन कर रही हूँ. तो वहां पे मैं एक x वेरिएबल ले रही हूँ. उस x वेरिएबल के लिए मैं बोल रही हूँ देयर एग्जिस्ट x सच दैट x इज Socrates. तो एक ये Socrates है दैट इज s. इस तरीके से आप उसको s से रिप्रेजेंट करिए. फिर आपको बोल रहा है x इज अ मैन, तो यहाँ पे x जो है वो मैन है, तो जो भी सॉक्रेट है वो आपका मैन भी है, इस तरीके से. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे फॉर्म्स होते हैं. सो व्हाट वी हैव डन, सो वी हैव यूज्ड देयर एग्जिस्ट व्हिच इज अ क्वांटिफायर, और इस क्वांटिफायर में x आपका क्या है, वेरिएबल है. तो आप यहाँ पे समझो दो टर्म्स जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज क्वांटिफायर एंड वेरिएबल का क्या मीनिंग है. क्वांटिफायर विल बी ऑलवेज टू, दैट इज फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट. यही दो क्वांटिफायर्स पूरे फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में यूज होता है. इसके बाद किसी भी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू आर यूजिंग सम ऑफ द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कैन बी एक्स वाई जेड, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वैसे आप रिप्रेजेंट करो, जिसकी कुछ वैल्यू है जो चेंज होता रहेगा. सो दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक. और यही फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक आपका जो ट्रेडिशनल प्रोपोजिशनल लॉजिक है उससे चेंज है. कैसे, which does not use quantifier. So आपका जो पहले का जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है वहां पे आप हर एक स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स, इस दो स्टेटमेंट्स आप समझते हो. बट जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यू कैन नॉट गिव द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स.
कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगे जिसमें आप परसेंटेज की बात करोगे, कितना परसेंटेज आदमी मर चुका है, कितना परसेंट आदमी जिंदा है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिफाइंग द वेरिएबल्स, द गिवन वेरिएबल्स. इन दिस सेंस प्रोपोजिशनल लॉजिक इज अ फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक. तो आपको पहले ये समझना चाहिए. ये जब आपको समझ में आएगा देन यू आर सपोज टू लर्न फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक. अगर ये नहीं समझ में आया तो एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं. सो कंसिडर देयर आर टू स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सोक्रेट इज अ फिलोसोफर. ठीक है, अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, सोक्रेट इज अ फिलोसोफर एंड प्लेटो इज अ फिलोसोफर. तो मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो वी कैन कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज पी एंड प्लेटो इज अ फिलोसोफर. इसको आप क्यों समझ लो, जो मर्जी आए समझ लो. मैंने पी क्यों समझा, आप ए भी कंसिडर कर लीजिए. इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, these sentences themselves are viewed as the individual of a study and might be denoted, for example, by variables such as P and Q. In the first sentence, the value of variable X is Socrates. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फिलोसफर, यहाँ पे कॉमन क्या है, फिलोसफर. बट फिलोसफर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज अ फिलोसफर. इसके बाद ये जो एक स्टेटमेंट है वो कॉमन है. अब यहाँ पे मैं डैश कर दूंगी. डैश कैन बी एक्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्स कैन बी आइदर प्लेटो और एक्स कैन बी इधर सॉक्रेट. तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेरिएबल. Okay, and that can be, so in the first sentence the variable x is holding a value that is Socrates, and in the second statement the same x variable is holding a value that is Plato. So now what we can conclude? So now we can conclude an infinite set of variables, often denoted by lowercase letters at the end of the alphabet. Subscript are often used to distinguish like this. So any variable that is written in the lowercase, but it is not mandatory कि हर एक variable जो lowercase में लिखा है वो variable ही होगा, ऐसा नहीं है. But हाँ, generally it is generally कि अगर कोई एक ऐसा identifier है जिसकी values you can change, so that is the meaning of variable. तो ये वेरिएबल और क्वांटिफायर का कॉन्सेप्ट है. अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है? फॉर ऑल पर्सन. सो ये पर्सन कहाँ बिलोंग करेंगे? इंडिया में. ठीक है, दिस इज योर लॉजिकल कनेक्टिव एंड नो. नो मतलब जितने भी पर्सन है इंडिया में, वो जो पर्सन है वो क्या समझेगा? वो इंग्लिश लैंग्वेज समझेगा. और हो सकता है उसका मदर टंग भी कुछ होगा उस पर्सन का, एंड he or she may have some different language. और वो फिर अगेन आपका लॉजिकल कनेक्टर है एंड वो हेट करेगा उस पर्सन को या उस लैंग्वेज को. तो ये आपको एक लॉजिकल कनेक्टिव दिया है जहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है. सो फॉर ऑल है और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट भी हो सकता है. आप इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हो. सो कितने यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ प्रेडिकेट इज 2. सो नंबर ऑफ प्रेडिकेट इज 2. ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ प्रेडिकेट की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेडिकेट और वेरिएबल्स की बात की गई. तो यहाँ पे दो ही टर्म्स में बात होगी. या तो हर एक पर्सन की बात हो रही है, वो पर्सन इंडिया में बिलोंग करेगा, वो इंग्लिश बोलेगा, या तो वो कोई अपना मदर टंग बोलेगा तो उसको लोग हेट करेंगे. तो ये है पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग. तो यहाँ पे किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप जज कर पा रहे हैं? एक यहाँ पे हो गई इंडिया. इंडिया में फिर एक बात आ गई इंग्लिश की. इंग्लिश के बाद बात आ गई कि वो पर्सन को हेट किया जाएगा इफ ही और शी इज स्पीकिंग मदर टंग. तो यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट है. ओके, चार डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट के बेसिस पे आप इस स्टेटमेंट से कुछ इन्फर करेंगे. सो दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कितने होंगे. तो आप इसको इस तरीके से समझ रहे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट. तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आपके हैं यहाँ पे 4. और वेरिएबल्स की बात करें तो सिर्फ दो टर्म्स में ही बात की जा रही है, या तो फॉर ऑल होगा नहीं तो देयर एग्जिस्ट होगा. सो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो सेट का क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन नेट में नहीं देखे गए हैं. तो आपको यही पैटर्न समझना है कि नेट का पैटर्न बहुत अलग है और सेट का पैटर्न बहुत अलग है. सो इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर द सेट एग्जामिनेशन तो ये मैंडेटरी होता है कि आप सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बिकॉज समहाउ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेट के क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के आते हैं, दे आर नॉट ऑफ वेरी इजी लेवल. सो दिस वाज द क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया हो कि द कॉन्सेप्ट. स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अस इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट अस क्विकली सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95. So this 95 question is about the rational agent. Okay, पूरा artificial intelligence agent पे ही based है. Now in the previous video I have already spoken about agent. Agent कौन है? Agent कोई भी हो सकता है.
मैं एक एजेंट हो सकती हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक एजेंट हो सकते हैं, आपके हाथ में सेल फोन है, दैट इज अ डिवाइस दैट कैन ऑल्सो बी एन एजेंट। तो आप एजेंट किसको बोलेंगे? किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को यू कैन स्पेसिफाई इट एज एन एजेंट, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बट आप बोलोगे कि मोबाइल का तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट हैज लॉजिकल एग्जिस्टेंस। कैसे? क्योंकि हम उसे कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट के जैसे। वाई? बिकॉज अ मोबाइल सिस्टम इज हैविंग अ वेट, उसका एक वेट है, उसमें काफी सारे एप्स है, आप उसको पकड़ के रखते हो, होल्ड के रखते हो, छोड़ेंगे तो जमीन पे गिरेगा। सो इट इज हैविंग सम फिजिकल अपीयरेंस। ओके, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है वो समझ लेते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, कि वो सांस ले सके, खा सके, नहीं। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो रेशनल एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आर द ट्रू स्टेटमेंट? ओके, सो ट्रू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इजी। तो जब आप एआई स्टार्ट ही करते हो तो आपको सिखाया जाता है अबाउट द रेशनल एजेंट। ओके, सो रेशनल एजेंट की अगर हम बात करें, कोई भी एजेंट है, सो ही और शी इज सपोज टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को वो परसीव करेगा, आप इसको सिंपली बोलते हो इन टर्म्स ऑफ एआई, इन्वायरमेंट को वो परसीव करेगा। एंड how they are going to perceive the environment? On the basis of their abilities, on the basis of their goals, on the basis of their prior knowledge, observations and past experience। तो आप यहाँ पे एजेंट को अपने आप को कंसिडर कर लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे। अगर आप मुझे कोई रैंडमली, इफ यू आर गिविंग मी सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है मैं उसको थोड़ा सोचूंगी, आसपास में जो भी चीजें हो रही हैं मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी। मेरा एक एम है, उस एम के लिए मैं सोचूंगी ओके इफ दिस इज माय एम, अगर बीच में ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, देन हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सो दैट इज हाउ वी आर लर्निंग इट। ओके, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो दो ही चीज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सबसे पहले इन्वायरमेंट को परसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज परफॉर्मिंग एक्शन। और दैट इज वाई यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हम कंप्यूटर एजेंट की बात करें, सो अगर हम अपने आप को, ह्यूमन बीइंग को हटाकर, अगर यहाँ पे मैं किसी मशीन को रख दूं, तो मशीन में आप क्या क्या क्वालिटीज रखेंगे सो दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट? सो इट मस्ट बी हैविंग ऑटोनोमस कंट्रोल, it can perceive the environment, persisting over a prolonged period of time, adaptation to change, and capable of taking on another's goal. So these are some of the factors or attributes जिसपे कंप्यूटर एजेंट में आप एक्सपेक्ट करोगे कि दैट कैन परफॉर्म दिस टास्क। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या समझा? सो वी हैव सीन इट परसीव्स इट इन्वायरमेंट, तो आपको वही कीवर्ड पकड़ना है। इन्वायरमेंट को परसीव करेगा, कैसे आप इन्वायरमेंट को परसीव करोगे? बाय योर सेंसर्स। जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मेरे आईज है, मेरे नोज है, मैं किसी चीज को देख के ऑब्जर्व करूंगी। अगर आप खाने का चीज दोगे, मैं उसको खा के समझूंगी कि उसका टेस्ट क्या है। सिमिलरली अगर आप किसी मशीन की बात करेंगे, मशीन में कैमरा होगा, उसमें कई सारे अलग अलग डिवाइसेस होंगे, सेंसर्स लगे होंगे, जो कलर, अगर ट्रैफिक की बात करें तो रेड कलर देख के इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली। सो दे आर हैविंग सेंसर्स। Similarly, when it is going to perceive the environment, then what else it can do? It acts upon the environment through the actuators. Actuators का मतलब है फिर जो भी मशीन है उसके थ्रू वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो वन और टू स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद आंसर आंसर और पढ़ लेते हैं। इट इम्प्रूव्स इट परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग, इट एक्ट्स द एक्चुअल, इट नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िए, पहली बात तो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, ऑप्शन है ना, कई सारे स्टूडेंट तो ऑल ऑप्शंस लगा देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों आपका 100% ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो बिकॉज मैं नेट सेट का आपको तरीका भी सिखा देती हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ें तो ये देखें कि 100% ट्रू और 100% फॉल्स स्टेटमेंट कौन है। एज पर दिस गिवन फोर ऑप्शंस, ये दोनों आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आप ये मत लगा के चले आइएगा, बिकॉज आप देखो यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, बट एक यहाँ पे ये समझ रहा है कि ऑप्शन डी आप कभी भी नहीं लगा कर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है कि 3 4 है या नहीं, बिकॉज 3 और 4 कॉम्बिनेशन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप हमेशा याद रखेंगे, जो भी किसी एजेंट की बात होगी, इट विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। और यही आप एल्गोरिदम सिखाते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम को यूज किया, उसमें हमेशा जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा मॉडल है, वो लर्निंग फेज में होना चाहिए सो दैट इट कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो ये ऑप्शन भी आपका 100% ट्रू होता है इन टर्म्स ऑफ योर कंप्यूटर इफ इट इज कंसिडर्ड एज एन रेशनल एजेंट। अब ऑप्शन 4 को पढ़ लेते हैं। इट नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ द एक्शन। क्या हमेशा आप जो भी मॉडल बनाएंगे उसमें आपको आउटकम
हमेशा यू हैव डिसाइडेड? नो। हर एक मॉडल को डिजाइन करने के लिए आप हर आउटकम को नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो दो तरीके के डेटा पे हम काम करते हैं, टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा, है ना। आप किसी भी मॉडल को डेटा को ट्रेन करेंगे सर्टेन डेटा सेट पे, और उस डेटा सेट पे जब आप ट्रेन करेंगे उसको एक्चुअल इन्वायरमेंट में जब आप टेस्ट करते हैं तो उसके आउटकम में वेरिएशन आता है। आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपने जो भी आउटकम दिया है दैट इज 100% ट्रू? ऑलवेज इट शुड शो सम वेरिएशंस। तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से आप जब सोचेंगे तो दिस इज नॉट 100% ट्रू। ओके, और तो ये पूरे तरीके से निगेटिव नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका जो भी एक्चुअल आउटकम होता है ये आपको हमेशा नहीं मालूम होता है। क्यों? क्योंकि रेशनल एजेंट की हम बात करें, वहां पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट भी आपका डायनेमिक होता है। And if the environment is dynamic, it is always changing, so you cannot predict the output should be same at each and every moment. तो इस तरीके से आपको समझना है। तो मैंने कोशिश किया है कि कई सारी छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेट का पैटर्न देखोगे, एजेंट से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये आपका एजेंट, मल्टी एजेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट के लिए। इसके बाद एजेंट का जो इन्वायरमेंट है, देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एजेंट, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना है, बिकॉज इन्वायरमेंट से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस आर द टू क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे कवर किया, और प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके दिखे जाते हैं इस टाइप के। तो थोड़े से आप जरूर इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। जैसे ये फॉर है और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, सो दिस इज अ लॉजिकल कनेक्टिव एंड, सिमिलरली ये आपका और हो जाएगा। तो ये आपके बूलियन में हम एंड और पढ़ते हैं। बट अगर एआई की बात करें, सो दिस इज नोन एज कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और दिस इज नोन एज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, किसी स्टेटमेंट को कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। इसके बाद जो ये आपको सिंबल गिवन है, सो दैट इज नथिंग बट योर इम्प्लीकेशन। ठीक है, ए इम्प्लीकेशन बी। तो इसका मतलब है अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो दिस इज निगेशन ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, बिकॉज इस पे भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर इन सारे टॉपिक्स को कवर कर ले। और साथ में मैंने एजेंट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको जरूर बताऊंगी, जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। So if you like the video, please share it with the friends, and if you have not subscribed our channel, do subscribe for all the upcoming videos. Thank you so much for watching us.